हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर की बात करेंगे और इसमें बीपीआई क्वेश्चन जो 2 मार्क्स वाले हैं बिहार बोर्ड के लिए उसका बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है आपको कि एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट एंड ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ मैग्नेट, अर्थात मैग्नेट के प्रभावी लंबाई जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एल ई से एंड ज्यामितीय लंबाई जिसे रिप्रेजेंट करते हैं एल जी से, इनके बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। बच्चों, आप पढ़े होंगे कि मैग्नेट की ज्योमेट्रिकल लेंथ 100% होता है एंड उसकी इफ़ेक्टिव लेंथ जो है वो 100% का 5/6 टाइम्स होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक आपको मैग्नेट ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये मैग्नेट हुआ और ये मैग्नेट की सपोज करिए नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो आपको पता होगा नॉर्थ का मतलब प्लस होता है और साउथ का मतलब माइनस होता है। अर्थात अगर आपसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पूछी जाए तो आप कहेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव, अर्थात साउथ टू नॉर्थ, क्योंकि मैग्नेट में जिस प्रकार इलेक्ट्रिक डाइपोल में मूवमेंट होता था वैसे ही मैग्नेट डाइपोल में भी मूवमेंट होंगे। एंड आपको जो ये शेप के आधार पर लेंथ दिख रहा है इसको मैग्नेट में कहा गया ज्योमेट्रिकल लेंथ, जिसकी कुल लंबाई 12 होती है। एंड अगर साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने पाया कि ये नॉर्थ की केंद्र और ये साउथ की केंद्र के बीच का जो है सेपरेशन वो कुछ कम है, वो ज्योमेट्रिकल लेंथ से थोड़ा कम है, अप्रॉक्सीमेटली 16%। अर्थात इफ़ेक्टिव लेंथ जो है वो ज्योमेट्रिकल लेंथ का 5/6 टाइम्स होता है, ऐसा एक्सपेरिमेंट से ज्ञात हुआ। अगर एल जी 100% है तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको फाइनली पता चल जाएगा कि इफ़ेक्टिव लेंथ 84% होता है, जबकि ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ मैग्नेट 100% होती है। आई होप कि आप क्लियर हो गए होंगे और आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, तो आप आसानी से मैग्नेट के प्रभावी लंबाई और ज्यामितीय लंबाई जिसको एल जी से रिप्रेजेंट करते हैं उनके बीच संबंध एस्टेब्लिश कर पाएंगे। एल ई अर्थात इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट इक्वल टू 5/6 मल्टीपल एल जी। एल जी की वैल्यू 100% होती है, अर्थात मैंने यहाँ पे 100% पुट किया है। जब इसको डिवाइड करिएगा तो अप्रॉक्सीमेटली इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट प्राप्त हो जाएंगे 84%। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहा जा रहा है व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन पोल स्ट्रेंथ एंड सेपरेशन बिटवीन बोथ पोल ऑफ मैग्नेट is called magnetic dipole moment. It is denoted by m vector. Similarly, जिस प्रकार इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़े थे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी उसी तरह से यहाँ पे डिफाइन है कि यदि
किसी मैग्नेट के एक पोल का स्ट्रेंथ अर्थात स्ट्रेंथ स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं एंड मैग्नेट के दोनों पोल के बीच के सेपरेशन के मल्टीपल को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय m फैक्टर एंड दैट इज m फैक्टर इक्वल टू फार्मूला m अर्थात पोल स्ट्रेंथ मल्टीपल सेपरेशन बिटवीन बोथ पोल, दोनों पोल के बीच की सेपरेशन कितना होता है 12। दिस इज ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ मैग्नेट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब हम बात करेंगे SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की ऐसे मात्रक एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है। ये कैसे, तो आप सभी बच्चे जानते होंगे कि मैग्नेट के पोल स्ट्रेंथ का सूत्र होता है I इंटू dr अर्थात करंट मल्टीपल करंट एलिमेंट से मिल जाता है आपको पोल स्ट्रेंथ, अर्थात इसका मात्रक पोल स्ट्रेंथ का मात्रक हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर मल्टीपल L का मात्रक मीटर, तो फाइनल आंसर आएंगे एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर इज ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड डायमेंशन हो जाएंगे a l टू द पावर 2, जिसे I l टू द पावर 2 लिखा जा सकता है। एंड डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन अगर आपसे पूछी जाती है तो आप कहेंगे साउथ टू नॉर्थ। ऐसा क्यों? क्योंकि साउथ होता है नेगेटिव एंड नॉर्थ होता है पॉजिटिव। जिस प्रकार इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता था, उसी प्रकार मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव अर्थात साउथ टू नॉर्थ होता है। फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट, क्वेश्चन नंबर 3 कहा जाता है कि मैग्नेटिक मोमेंट ज्ञात करना है। एक ये क्वेश्चन दिया है, ये मैग्नेट है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल आपको दिख रहा होगा। इस मैग्नेट को परपेंडिकुलर कट कर दिया गया। तो यहाँ पर आपने अभी फार्मूला पढ़ा कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पोल स्ट्रेंथ एंड दोनों मैग्नेट के बीच की सेपरेशन पर डिपेंड करती है। तो दोनों जब इन मैग्नेट को मिड से कट करिएगा तो आपको इसकी पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंजिंग तो नहीं आएगी, पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। यहाँ भी पोल स्ट्रेंथ m, यहाँ भी m, यहाँ भी m और यहाँ भी m, बट इसके लेंथ में चेंजिंग आ जाएंगे। लेंथ हो जाएंगे इसका L/2, ये हो जाएगा L/2। और इस प्रकार आप पाएंगे कि लेंथ L/2 हो गया, अर्थात लेंथ पर तो डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। आप यहाँ से देख सकते हो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। अगर लेंथ हाफ हो गया तो क्या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हाफ नहीं हो जाएंगे? ऑब्वियसली हो जाएंगे। तो आप याद रखेंगे कि अगर किसी मैग्नेट को बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर कट की जाती है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आधा हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, या तो ऑब्जेक्टिव में पूछ ली जाएगी या फिर सब्जेक्टिव में पूछी जाएगी। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर मैग्नेट को एक बार कट किए तो कितने डायपोल बनेंगे? तो एक बार कट किए तो डायपोल की संख्या हो जाएगी 1 और 2। लेकिन अगर आपसे पोल पूछी जाए तो ध्यान से देखें,
अगर आपको कहा जाए एक मैग्नेट को एक बार ब्रेक कर दिए तो बताइए पोल की संख्या। तो पोल की संख्या 1 2 3 4, आंसर हो जाएंगे 4। अगर आपको यहीं पे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाए एक मैग्नेट को 2 बार ब्रेक किया गया, तो 2 बार ब्रेक किया गया तो ध्यान से देखें, एक मैग्नेट, 2 मैग्नेट एंड 3 मैग्नेट, तो पोल की संख्या बताएं। 1 2 3 4 5 6, अर्थात अगर मैग्नेट को 2 बार ब्रेक की जाती है तो नंबर्स ऑफ पोल्स हो जाते हैं 6, क्योंकि मैग्नेट की संख्या हो जाती है 1 2 3, 3 2 जा 6 पोल्स। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एक मैग्नेट को 4 भागों में ब्रेक किया गया, तो देखिए 1 2 3 4, तो इतनी बार ब्रेक करने पर बताइए पोल की संख्या। तो मैग्नेट कितने बने, 1 2 3 4 5, 5 2 जा 10 पोल। तो आई होप आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। अब बताइए अगर एक मैग्नेट को 7 बार ब्रेक कर देंगे तो कितने पोल बनेंगे, आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। एक मैग्नेट को 7 बार ब्रेक की जाए तो कितने पोल बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट इट्स प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थात चुंबकीय बल रेखा क्या है, इसके गुणों को लिखें। दोस्तों जिस प्रकार आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा था ये भी उसी तरह से है, और कहीं ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही आसान है कि इट इज अ हाइपोथेटिकल लाइन। जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हाइपोथेटिकल लाइंस था, काल्पनिक रेखा था, उसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी काल्पनिक रेखा होती है। दीज लाइंस आर ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट ऑन साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के आउटसाइड में नॉर्थ पोल से तो ओरिजिनेट होती है, बट साउथ पोल पे जाके क्या हो जाता है, टर्मिनेट। हिंदी में वही बातें हैं, वह काल्पनिक रेखाएं जो मैग्नेट के आउटसाइड अर्थात बाहर में नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल पर टर्मिनेट होती है, उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस फिगर में आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाया गया है, लेकिन आप देख करके थोड़ा विचलित हो जाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट नहीं हो रहा है। डेफिनेशन में तो था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल पर क्या करती है, टर्मिनेट करती हैं। बट आप देख रहे होंगे कि ये टर्मिनेट नहीं कर रहा होता है और ये इनसाइड मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक जाता है। तो डिफाइन के लिए तो मैंने कर दिया, बट आपको याद रखना है कि मैग्नेट के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल के साउथ पर एंड तो होती है, लेकिन एक इंस्टेंट टाइम के लिए प्रयोगशाला में पाया गया, एक इंस्टेंट टाइम के लिए लगता है कि वो एंड किया है, बट वो एंड नहीं करता है। वो मैग्नेट के इनसाइड साउथ से कहाँ तक चलती है, नॉर्थ तक चलती है। और इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज लूप बनाती है। आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकला है और यहाँ पर टर्मिनेट ना करके आगे बढ़ता हुआ इनसाइड चल रहा है साउथ से नॉर्थ, एंड मैग्नेट के आउटसाइड चल रहा है नॉर्थ टू साउथ। इस प्रकार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज लूप बना रही है। तो वही नोट पॉइंट्स आपको यहाँ दिखेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
originate from south and terminate on north pole inside the magnet। ये रेखा मैग्नेट के इनसाइड अर्थात अंदर में साउथ पोल से निकल के नॉर्थ पोल पर टर्मिनेट करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो टर्मिनेट नहीं होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज को देखें। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अर्थात दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। अब आप कहेंगे क्यों नहीं करती है? तो जिस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती थी, उसी पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्योंकि अगर आप देखे थे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया था, तो इंटरसेक्ट पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट से हमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन प्राप्त हुआ था, जो इम्पॉसिबल था। अर्थात आप यहाँ भी वही शब्दों में इसे कह सकते हो कि इफ़ दे आर इंटरसेक्ट देन at point of intersection there will be two tangent, hence two direction of magnetic field will come which is wrong या impossible। यदि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड की स्पर्शी रेखा से कितने दिशा प्राप्त हो जाएंगे? दो दिशा। और दो दिशा प्राप्त होना एक गलत है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की टेंजेंट पर सिर्फ वन ही डायरेक्शन होते हैं। किस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर खींची गई टेंजेंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन देती है। आई होप कि आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द पोल स्ट्रेंथ। जितना मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ इंक्रीज करेंगे उसमें से नंबर्स ऑफ लाइंस उतना प्राप्त होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेड क्लोज लूप, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाते हैं। अभी तो मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से निकलकर साउथ तक चलता है, इनसाइड साउथ से लेकर के नॉर्थ तक चलता है। इस प्रकार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज लूप बनाती है, जिससे सिद्ध होता है यह एक कंजर्वेटिव क्वांटिटी नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंजर्वेटिव है तो आप कहेंगे नहीं, ये नॉन कंजर्वेटिव क्वांटिटी है और संरक्षित भौतिक राशि है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा कंजर्वेटिव था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंजर्वेटिव था। क्वेश्चन नंबर 5, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। दोस्तों, मैग्नेटिक फ्लक्स अर्थात चुंबकीय फ्लक्स डिनोटेड बाय फाई बी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड अर्थात बी वेक्टर तथा एरिया वेक्टर अर्थात ए वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। अर्थात डी फाई इक्वल टू बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, where B vector is magnetic field intensity and dA vector is a very small area vector. According to Gauss law, both side integration we get phi equal to, if B and A डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो आ जाएगा बी ए कॉस थीटा एंड डी ए कंडीशन ए। अब दोस्तों 0 डिग्री पर मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होते हैं एंड 90 पर 0 हो जाते हैं, 180 पर मिनिमम होते हैं। ये इलेक्ट्रिक
फ्लक्स में ही आपको ज्ञात हो चुका था। मैग्नेटिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर या वीवर होता है, एंड 1 टेस्ला इक्वल टू 1 वीवर अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर एंड वीवर इज एस ए यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इट इज अ गुड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव व्यू से। एंड हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक डायपोल एंड मैग्नेटिक डायपोल के बीच सिमिलरिटी, दोनों में क्या समानता है, क्या होमोजेनिटी है, उनको दिखाना है। तो जितने सारे क्वेश्चन, जितने सारे फार्मूला आप इलेक्ट्रिक डायपोल में पढ़े थे, फिर दोबारा रिवीजन के फॉर्म में यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 में मैं बता रहा हूँ। हो सकता है एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछ ली जाए, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड मैग्नेटिक डायपोल के बीच सिमिलरिटी लिखी है, समानता लिखी है। इंग्लिश और हिंदी में कोई अंतर नहीं है, आप इसे हिंदी में और इंग्लिश में दोनों जगह ऐसे ही लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक डायपोल एक साइड, मैग्नेटिक डायपोल एक साइड। दोस्तों, इलेक्ट्रिक डायपोल में आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती थी। ये एक सोर्स चार्ज है जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से प्रोड्यूस किया है, और ये आपका टेस्ट चार्ज है जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को फील करती है। आपको पता होगा टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करती है, वो उसे फील करती है। तो कितना फील करेगा, तो मैंने सिद्ध किया था E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज अ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर के इज कांस्टेंट एंड वैल्यू इन वैक्यूम 1/4πε0। Similarly, here magnetic field due to मोनोपोल, अर्थात मोनोपोल मतलब मैग्नेट तो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, बट मैंने माना है कि अगर मैग्नेट को मोनोपोल मान ली जाए तो उस स्थिति में एक आप टेस्ट पोल स्ट्रेंथ ले लीजिए m0, और यहाँ पर एक आप पोल स्ट्रेंथ ले लीजिए, तो ये इस पर मैग्नेटिक फील्ड ये क्रिएट करेंगे, और इस मैग्नेटिक फील्ड को हमारा टेस्ट मोनोपोल क्या करेंगे, फील करेगा, और वैल्यू आ जाएंगे Vp इक्वल टू, अर्थात पॉइंट P पर रखे टेस्ट मोनोपोल पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लगेंगे वो लगेंगे K स्मॉल m, वेयर स्मॉल m इज अ पोल स्ट्रेंथ अपॉन आर स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टेस्ट चार्ज आता था, जबकि मैग्नेटिज्म में टेस्ट चार्ज के बदले पोल स्ट्रेंथ आ रहा है, टेस्ट पोल स्ट्रेंथ आ रहा है। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सिमिलरिटी नंबर 2, आपको कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P वेक्टर इक्वल टू फार्मूला। आई होप आप सभी बच्चे को पता होगा कि P वेक्टर इज अ प्रोडक्ट ऑफ Q एंड 2L। तो यहाँ पे फार्मूला आपको दिख रहा होगा, एंड इसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर। उसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आप इलेक्ट्रिक डायपोल से मैग्नेटिक डायपोल में कन्वर्ट कर सकते हो। ये हमारा साउथ पोल है नेगेटिव, एंड ये नॉर्थ पोल है पॉजिटिव, इसकी पोल स्ट्रेंथ होती है। तो दोनों मैग्नेट के दोनों पोल स्ट्रेंथ में से किसी एक पोल स्ट्रेंथ की मैग्नीट्यूड ले लीजिए, एंड दोनों पोल के बीच की सेपरेशन को मल्टीपल कर दीजिए, तो आपको मिल जाएंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को सूचित करते हैं हम m वेक्टर से, जबकि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को p वेक्टर से। तो p के बदले यहाँ आ रहा है m वेक्टर, एंड q के बदले यहाँ आ रहा है, q यहाँ चार्ज है
जबकि यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ है, लंबाई के लिए एल ही आ रहा है। इसकी डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट सिमिलरिटी नंबर 3, ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रिक डायपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ कहाँ मैंने बताया था, अब ध्यान सुनिए। ये हुआ एक्स एक्सिस पर, ये हुआ आपका वाई एक्सिस पर, एंड ये हुआ आपका एनी पोजीशन पे या एनी पॉइंट पे। एक्स एक्सिस को आप tan A कहते थे, एंड वाई एक्सिस को आप tan B भी कहते थे। इक्वेटोरियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन एंड एनी पोजीशन या एनी पॉइंट। हमने आपको हर एक बिंदु का डिस्कस प्रीवियस लेक्चर में किया था कि इनकी भी वैल्यू बताया था, इनका भी बताया था और इनका भी बताया था। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल होगा, यहाँ पे गलत है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल के कारण भी सब कुछ निकलेंगे। एक्स एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वाई एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ये एनी पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। आप सभी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले थे 2kp/r3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले यहाँ पे आ जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पोजीशन में 2 के बदले 2, k तो कांस्टेंट है, k ही आना है। p इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बदले मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पुट करिए, r3 रख दीजिए। ये फार्मूला आपको एक्सियल पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की हो गई। अर्थात इलेक्ट्रिक डायपोल में जो इंटेंसिटी एक्सियल पोजीशन में होती है उसे हम आसानी से मैग्नेटिक डायपोल के लिए एक्सियल पोजीशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस मेरे को ध्यान रखना है कि p वेक्टर को कन्वर्ट करना है m वेक्टर में, बस यही ध्यान रखेंगे आप। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बदले आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यूज करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले मैग्नेटिक फील्ड यूज करना है। एंड इक्वेटोरियल पोजीशन में आपने पढ़ा था kp/r3। तो kp/r3 को आप आसानी से कन्वर्ट कर दोगे km वेक्टर/r3। ध्यान रहे स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ होता है जो चार्ज के बदले यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बदले पोल स्ट्रेंथ यूज किया जाता है। एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बदले मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यूज किया जाता है। इस कन्फ्यूजन से दूर रहें आप। नेक्स्ट, एनी पोजीशन में ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, हम लोगों ने ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एनी पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात किया था वो निकाला था kp/r3 √3 यहाँ 3 छूट गया है, 3 देना है, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहाँ 3 होगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। जिसे एनी पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड एनी पॉइंट km वेक्टर/r3 √3 होगा, 3 छूट गया है, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट्स, आप आई होप कि ये कर पाओगे। ये इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक्सियल, इक्वेटोरियल एंड एनी पोजीशन में व्यंजक को हमने समानता कर दिया मैग्नेटिक डायपोल के कारण एक्सियल, इक्वेटोरियल और एनी पोजीशन में फार्मूला को। आप सभी बच्चे जानते हो इलेक्ट्रिक डायपोल में इलेक्ट्रोस्टैटिक में k = 1/4πε0 होता है।
जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होता था। सिमिलरली यहाँ पर मैग्नेटिज्म में के की वैल्यू μ0/4π होता है, वेयर μ0 इज अ परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। μ0 है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ मीडियम को मल्टीपल करेंगे तो आपको परमिबिलिटी ऑफ मीडियम प्राप्त होगा। ये भी फार्मूला याद रखना है, क्योंकि आपको पता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इंटू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम करने पर परमिटिविटी ऑफ मीडियम प्राप्त होता था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका वैल्यू होता है 10⁻⁷। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 सिमिलरिटी है इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट हो तो क्या होगा? तो इस पोल पर प्लस पोल पे इधर इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस QE लगेंगे एंड इधर माइनस QE, और इस स्थिति में ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, अर्थात इलेक्ट्रिक डायपोल पर नेट फोर्स 0 लगेंगे। टॉर्क की वैल्यू आ जाएगा, आपको पता होगा कि टॉर्क की डिफिनेशन आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल के किसी एक पोल पर जो फोर्स लग रही है वो फोर्स लेना है, मल्टीपल परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है इलेक्ट्रिक डायपोल का। दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को जब मल्टीपल करते हैं तो टॉर्क प्राप्त होता है, जिसे बल आघूर्ण कहा जाता है। तो ध्यान रहे, बल आघूर्ण बराबर यहाँ 2 फोर्स है, उनमें से कोई एक फोर्स की मैग्नीट्यूड मल्टीपल दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अर्थात ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस होता है 12 sin थीटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब इनको फाइंड आउट किए होंगे तो आपको आया होगा PE sin थीटा, टॉर्क की वैल्यू PE sin थीटा। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल का टॉर्क हुआ PE sin थीटा, उसे ही आप मैग्नेटिक डायपोल में कन्वर्ट करोगे तो आपको P के बदले M रखना है एंड E के बदले B रखना है। तो ध्यान रहे, अगर आपको इलेक्ट्रिक टॉर्क पूछ जाती है तो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, जबकि मैग्नेटिक टॉर्क पूछ जाती है तो M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है। एंड पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण बताया गया था -P cos थीटा, जिसे आप मैग्नेट में पोटेंशियल एनर्जी आप -mb, P के बदले M, E के बदले B, mb cos थीटा लेंगे। वर्क डन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बताया गया था P cos थीटा 1 घटाओ cos थीटा 2, अर्थात PE 1 - cos थीटा, जिसे आप मैग्नेटिज्म में mb 1 - cos थीटा लिख सकते हैं। तो ये सब था सिमिलरिटी। अब नेक्स्ट सिमिलरिटी पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, V = KQ/R, वेयर K इज ए कांस्टेंट वैल्यू 1/4πε0 इन वैक्यूम। एंड मैग्नेटिज्म में उसे आप मैग्नेटिक डायपोल के लिए पोटेंशियल ड्यू टू मोनोपोल अगर आप कंसिडर करते हो मैग्नेट पोल को, मैंने कहा था मैग्नेट मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, बट अगर आप ऐसा मानते हो तो आपको पोटेंशियल की वैल्यू आएंगे V = K, Q के बदले पोल स्ट्रेंथ बाई R। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक्सियल, इक्वेटोरियल एंड एनी पोजीशन में पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट किए थे आप। एक्सियल पोजीशन में डायपोल के कारण पोटेंशियल Kp/r² आया था, इक्वेटोरियल में 0 आया था, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी VVI है। एंड एनी पोजीशन में पोटेंशियल की वैल्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल आया था Kp cos θ/r²।
तो दोस्तों इसे आपको मैग्नेटिक डायपोल में कैसे लिखना है। भी एक्सियल पोजीशन में मैग्नेट करंट पोटेंशियल के और पी के बदले मैंने बताया था पी यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, उसके बदले मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अर्थात कैपिटल एम लेना है। एंड अगर इक्वेटोरियल पोजीशन में ये 0 हो रहा है तो आप याद रखेंगे कि मैग्नेटिक डायपोल के कारण भी इक्वेटोरियल पोजीशन में पोटेंशियल 0 ही होगा। एनी पोजीशन में के पी cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो उसे आप मैग्नेटिक डायपोल के लिए के एम अर्थात एम मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट cos थीटा बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब दोस्तों कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आया था F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, अर्थात कूलम्ब्स लॉ को हम मैग्नेटिज्म में के M1 M2 है आपका स्मॉल m1 यानी पहले चुंबक का पहला पोल का पोल स्ट्रेंथ दूसरे पोल का पोल स्ट्रेंथ Q1 Q2 का मतलब पहला चार्ज दूसरा चार्ज, M1 M2 का मतलब पहला पोल स्ट्रेंथ दूसरा पोल स्ट्रेंथ अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर के की वैल्यू इन फ्री स्पेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता था, जबकि मैग्नेटिज्म में के का वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ आता था, जबकि आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू 10⁻⁷ होता है। एंड दोस्तों हमारा नेक्स्ट टर्म्स है एक समान विद्युत क्षेत्र में दोलनशील विद्युत द्विध्रुव के आवर्तकाल का व्यंजक, यानी कहीं पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें कोई हैंग करता हुआ डायपोल का टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड का व्यंजक आपको पता होगा T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन पीई, पी है पोल स्ट्रेंथ एंड ई है इलेक्ट्रिक डायपोल, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसे ही आप मैग्नेट अगर कोई हैंग कर रहा है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके लिए टाइम पीरियड की फार्मूला होंगे 2 पाई अंडर रूट आई वेयर आई इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन एम हो गया आपको पी के बदले कैपिटल एम है ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इनटू बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे आपको कुछ टर्म्स मैं बता दूँ कि टाइम पीरियड जो है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हैंग करता हुआ ऑसिलेट कर रहा है तो उसकी टाइम पीरियड आई का तो प्रोपोर्शनल है, आई मतलब आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रोपोर्शनल है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंक्रीज करेंगे तो हमारा टाइम पीरियड भी इंक्रीज करेगा। बट आप ध्यान से देखिए टाइम पीरियड इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज करेंगे। एंड बी का भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अर्थात बी को इंक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। दूसरा बात, एम के बदले सूत्र क्या आता है, एम को अगर कट करिए तो आप कहेंगे 2ml, अर्थात एल बढ़ेगा अगर मैग्नेट की लंबाई बढ़ेगा तो उल्टा समानुपाती हो गई भी तो टाइम पीरियड घटेगा, पोल स्ट्रेंथ बढ़ेगा मैग्नेट का तो भी टाइम पीरियड घटेगा। तो ये सभी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। आई होप आप यहाँ तक क्लियर समझ गए होंगे। टॉर्क एट डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये टॉर्क की वैल्यू तो मैंने अभी आपको बताया था, तो ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग को पता है
टॉर्क फोर्स मल्टीपल परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ पोल। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को किसी एक पोल पर लगने वाले फोर्स को मल्टीपल करने से टॉर्क प्राप्त होती है। तो टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट किया गया है और टॉर्क की वैल्यू फाइनल आया है मैग्नेटिक टॉर्क की m वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। तो ये ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव के लिए आप। ओके, तो नेक्स्ट डे मैं बात करूँगा शॉर्ट क्वेश्चन 7 से। आज यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट डे आपको हो सकता है तो 2 वीडियो मिलेंगे, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट टाइप्स की।